नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने ज्वालापुर सहित कई अन्य क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। बता दें कि मुख्यमंत्री के नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि बीते दिनों पुलिस प्रशासन ने मेडिकल स्टोर संचालकों के दस्तावेज और फार्मासिस्ट के दस्तावेजों की जांच की थी, जिससे एक रिपोर्ट बनाकर ड्रग्स विभाग को दे दी गई है। जहां जहां मेडिकल स्टोर पर खामियां पाई गई, उन मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई है। साथ ही बताया कि कई मेडिकल स्टोर पर दवाओं के रखरखाव को लेकर खामियां पाई गई, जिन्हें हिदायत दी गई। साथ ही सीसीटीवी की व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही उन्हें हिदायत दी गई है कि दोबारा अगर ये खामियां पाई गई तो नियमों के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज मेरे द्वारा ज्वालापुर और रावली मेदूत में कुछ शिकायतें थी और उन्हीं का निरीक्षण किया गया। पुलिस द्वारा मुझे बताया गया था कि यहाँ पर कुछ दुकानें जो हैं वो शाम को इवनिंग टाइम में जो है अपना नारकोटिक दवाइयाँ बेचती हैं, तो यही कोई शिकायतें के चलते हमारे द्वारा वहाँ पे आज विजिट किया गया। और इंडियन मेडिकल स्टोर है, उसकी शिकायत मिली थी। हालांकि मेडिकल स्टोर पे भी चेक किया गया और उसके घर पे भी चेक किया गया और फिलहाल हमें कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। हरिद्वार जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के नेतृत्व में इन दिनों अवैध खनन और चोरी की वारदातों को देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस लगातार अपनी गश्त को बढ़ावा देते हुए पूरी मुस्तैदी के साथ ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दे रही है। लक्सर क्षेत्र स्थित भिक्कमपुर के नए चौकी प्रभारी अशोक रावत और सुल्तानपुर चौकी प्रभारी मनोज नौटियाल के नेतृत्व में संयुक्त रूप से कार्रवाई की, जिसमें 5 बोगी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए खनन माफियाओं ने घने कोहरे की आड़ में देर रात रामपुर राय घाटी सहित सुल्तानपुर और भिक्कमपुर क्षेत्र में अवैध खनन की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अवैध खनन को अंजाम देने में जुटे खनन माफियाओं की इन गतिविधियों पर उस वक्त ग्रहण लग गया जब दोनों चौकी प्रभारियों द्वारा उनकी घेराबंदी करते हुए खनन में प्रयुक्त वाहनों को मौके पर ही अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई की गई। अवैध खनन पे जो है पूरी सख्ती से रोक लगाने के लिए सभी के निर्देश हैं और इसी क्रम में चौकी भिक्कमपुर में जो हमारे चौकी प्रभारी उनके नेतृत्व में कार्रवाई हुई है, जिसमें 5 बोगी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया गया है और इस संबंध में बाकी आगे की भी कार्रवाई जो है लगातार जारी रहेगी। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी ने राहत कोष में दिया अपना वेतन। राहत कोष में दिया 1 महीने का वेतन। जोशीमठ के प्रभावित लोगों को दिया वेतन। हर संभव कदम उठाया जा रहा है, कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना 1 माह का वेतन दिया है और ये 1 माह का वेतन जोशीमठ पीड़ितों को दिया गया है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। जोशीमठ के प्रभावित लोगों को वेतन दिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और कहा कि हर संभव कदम यहां पर उनके लिए उठाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना 1 महीने का वेतन दिया है। राहत कोष में दिया है 1 महीने का वेतन और जोशीमठ के प्रभावित लोगों को वेतन दिया गया है। और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर संभव कदम उठाया जा रहा है। एक और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जोशीमठ आपदा से जुड़ी बड़ी खबर है। सीएम धामी ने बुलाई आपातकालीन बैठक। 13 जनवरी को होगी आपातकालीन कैबिनेट बैठक। पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे पर होगा फैसला। कई जरूरी मुद्दों पर होगा फैसला। तो जोशीमठ आपदा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई है। 13 जनवरी को यह आपातकालीन बैठक होगी और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे पर फैसला किया जाएगा। इसी के साथ कई जरूरी मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। तो जोशीमठ आपदा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने आपातकालीन बैठक कैबिनेट की 13 जनवरी को बुलाई है और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे पर इस दौरान फैसला हो सकता है और कई जरूरी अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।
हरिद्वार को लेकर मिल रही तमाम आतंकी धमकियों के बीच हरिद्वार पुलिस ने हर की पौड़ी पर देर रात मॉक ड्रिल की। मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस को लेकर हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर हरिद्वार हर की पौड़ी पर मॉक ड्रिल की गई है। अचानक गंगा आरती के समय मालवीय घाट पर संदिग्ध बैग मिलने की सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि मकर संक्रांति और 26 जनवरी को देखते हुए हर की पौड़ी पर पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल की गई, जिसमें बीडीएस डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई की गई। मकर संक्रांति और 26 जनवरी को लेकर यह अभियान हमारा लगातार जारी रहेगा। एसएसपी हरिद्वार द्वारा हमें निर्देशित किया गया है, होटल धर्मशालाओं की भी चेकिंग की जाएगी। मकर संक्रांति और 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए आज हर की पैड़ी पे एक मॉक ड्रिल की गई, जिसमें बीडीएस डॉग स्क्वाड और क्यूआरटी हमारी मौजूद मिली। इनका रिस्पांस टाइम काफ़ी अच्छा रहा है। हमारे कोतवाली की भी फोर्स वहाँ पे मौजूद थी, सीएसटी और मैं स्वयं वहाँ पे मौजूद था। एक ये मॉक ड्रिल थे। इसके अलावा ये अभियान लगातार चलता रहेगा हमारी चेकिंग का। जोशीमठ में भूधसाव के कारण कई परिवार आपदा की चपेट में आए। राज्य सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि जोशीमठ में रह रहे लोगों को राहत मिल सके। साथ ही राज्य सरकार की ओर से लोगों के रहने खाने पीने की व्यवस्था सुचारू ढंग से चल सके, इसको लेकर साधु संतों से भी आगे आकर मदद करने की अपील की जा रही है। वहीं आज धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गतोड़ी ने भी साधु संतों से मुलाकात की। इस विपदा की घड़ी में संतों से सहयोग करने की अपील भी की है। साधु संतों ने भी आश्वासन दिया कि वो सरकार की हर संभव मदद करेंगे। आदरणीय मंत्री जी आए हमारे गरीबदासी आश्रम में, तो हम युवा भारत साधु समाज की ओर से उनसे जो वार्ता हुई उसमें मंत्री जी ने भी हमसे आग्रह किया कि संत समाज को इस आपदा को लेकर के आगे आना है। तो हम लोगों ने सबने युवा साधु समाज और अन्य संत समाज सभी तन मन धन से उन सभी जोशीमठ के परिवारों के साथ है। जो भी हमारे को निर्देश होंगे या जिस तरीके का भी सहयोग की हमसे अपेक्षा की जाएगी, हम सब जगह से तन मन धन से उन सबके साथ है। तो यही चर्चा हुई कि जो दैवीय आपदा आई है अभी जोशीमठ में, इसके लिए हमारा पूरा युवा भारत साधु समाज, संत समाज सरकार के साथ खड़ा है और जो भी सरकार इसके लिए हमें कहेगी मदद के लिए, हम पूरा संत समाज तैयार है। इससे ज़्यादा जो सहयोग बन सके हम सबको मिलजुल करके करना चाहिए। और इस आपद की घड़ी में युवा भारत साधु समाज, संत समाज जोशीमठ के उन पीड़ित लोगों के साथ है, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। मोदी जी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी स्वयं रात दिन जो है सारे अधिकारियों के साथ मिलकर के कल तो देर रात तक जो है भूगर्भ वैज्ञानिकों के साथ बैठे हैं और ये आपदा है, ये दैवीय प्रकोप है और इसमें सब लोगों ने जो है मिलजुल करके इससे बाहर निकलना है। हमेशा संत समाज ने विश्व में एक कोरोना जैसी महामारी आई, उस समय भी इन संत समाज ने पूरे देश को एक बार आश्वस्त किया कि हम हैं और हम किसी को ऐसा इस आपदा से निकलने में लगातार जितना हमसे हो सकेगा सहयोग करेंगे। सरकार ने 1 जनवरी से मनरेगा मजदूरों के अनिवार्य रूप से ऑनलाइन हाजिरी लगाए जाने के आदेश दिए हैं, जिसके विरोध में विकासखंड कार्यालय बेरीनाग में ग्राम प्रधानों ने धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने वीडियो के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। ग्राम प्रधानों का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं की जाती तो वे सब मिलकर उग्र रूप से प्रदर्शन करेंगे। ऑफलाइन हाजिरी को लेकर ग्राम प्रधानों का कहना है कि पहाड़ी इलाका होने के कारण अक्सर नेटवर्क खराब होते रहते हैं, जिस वजह से मनरेगा मजदूरों की हाजिरी नियमित रूप से ली जानी संभव नहीं है। सबसे बड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है हमारे वहाँ कि कहीं टावर है नहीं। जो गवर्नमेंट जो करे मोबाइल से कि हमें हाजिरी दो, तो किसी प्रधान के पास मोबाइल भी नहीं है और पुराने प्रधान है वो किसी को 8 पास हाई स्कूल पास जो है मोबाइल चलाना भी नहीं आता है और दूर दराज के गाँव हमारे जहाँ की कोई सिग्नल है नहीं।
तो इससे प्रधानों को बहुत समस्या है। और हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि या तो हमें कंप्यूटर सिस्टम करें, एक आदमी दें ग्राम प्रधान को। बेरोजगार बच्चे हमारे गाँव में पड़े हैं और एक बच्चे को रखें जो उसके बारे में जाने। अब हमारे 2-4 काम चले हैं, हम 4 जगह कहाँ से घूमेंगे, एक प्रधान कहाँ कहाँ जाएगा, किसकी हाजिर लगाएगा। जोशीमठ में जमीन धंसने और मकानों में दरार आने के बाद उत्तरकाशी के भटवाड़ी में लोग बेहद डरे हुए हैं। उन्हें भी अपना घर खोने का डर सता रहा है। भटवाड़ी के भौगोलिक स्थिति भी जोशीमठ से मिलती जुलती है, क्योंकि भटवाड़ी गांव और शहर के नीचे गंगा भागीरथी नदी बहती है और वहां भी जोशीमठ जैसी घटना होने की आशंका है। जोशीमठ के बाद उत्तरकाशी में भी लोग डरे हुए हैं। मामला पौड़ी के युवा पत्रकार कुलदीप बिष्ट की बेटी की चिकित्सा में गलत चिकित्सा परामर्श दिए जाने का सामने आया है। कुलदीप बिष्ट ने बताया कि बीते 19 दिसंबर को उनकी बेटी की तबीयत खराब होने पर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां 2 दिन भर्ती होने के बाद 21 दिसंबर को डॉक्टरों ने उनकी बेटी की पित्त की थैली में 9.3 mm की पथरी होने की बात करते हुए 3 दिन के अंदर ऑपरेशन करवाने की बात कही थी। साथियों के परामर्श के बाद उन्होंने संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर का रुख किया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची की पित्त की थैली में कोई भी पथरी नहीं है। बताया कि बच्ची को सामान्य सा बुखार है, जिसके बाद 3 दिन के इलाज के बाद बच्ची स्वस्थ हो गई। उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए सीएमओ पौड़ी और कोतवाली थाने में शिकायत देने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री लगातार पीपीपी मोड पर संचालित अस्पतालों की व्यवस्थाएं चाक चौबंद होने का दावा करते हैं, लेकिन लगातार सामने आ रही लापरवाही जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को बयां कर रही है। के दौरान जो भी हुआ 3 दिन के बाद श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कोई भी पथरी नहीं देखा। सो 1-2 कारण इसमें हम बताना चाह रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्लज बोलते हैं उसको हम मेडिकल टर्म्स में। स्लज जब बनते हैं ये दिखते सेम टू सेम एक पथरी जैसे हैं, जब कुछ दिन के बाद स्लज अंदर से निकल जाते हैं। एक रीज़न ये हो सकता है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि डॉक्टर धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो लगातार इन पीपीपी मोड में संचालित हो रहे अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण के दौरान इनकी जो व्यवस्थाएं उन्हें चाक चौबंद बता रहे हैं। लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह की अव्यवस्थाएं इस जिला अस्पताल में फैली हुई हैं, चाहे वो पाबों में बात करे जाए, चाहे जहां भी ये पीपीपी मोड में संचालित हो रहे हैं वहां इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं, जिसका खामियाजा हम जैसे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस संबंध में आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। मैं यहाँ था नहीं, मैं देहरादून था और परसों में लौटा हूँ। कल कार्यक्रम में था, आज ये दूसरा कार्यक्रम है। तो आपके माध्यम से जो मुझे जानकारी मिल रही है, निश्चित रूप से मैं सीएमएस से बात करता हूँ कि ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। मेजर गलतियाँ ये, और इस तरह की गलतियाँ होंगी तो निश्चित रूप से इनको जो है इस हॉस्पिटल से मतलब काम नहीं मिलना चाहिए। उधर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम धामी ने कैंप कार्यालय में मुलाकात की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री को जोशीमठ में हुए भूधसाव से उत्पन्न स्थिति के बाद राहत बचाव कार्यों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। बता दें कि जोशीमठ मामले को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार ने इस दिशा में काफी देर से कार्रवाई की है। उत्तराखंड की जो हालत है उस पर चर्चा हुई, क्योंकि जोशीमठ ने सबका ध्यान आकर्षित किया, लेकिन हकीकत में जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में। साथ में उत्तरकाशी में दरारें, बगल में कर्णप्रयाग में दरारें, रुद्रप्रयाग में आज खबर आई है कि वहाँ भी दिक्कतें हो रही हैं। आपके साथ लगा हुआ जो मसूरी वाला एरिया है वहाँ भी इस तरीके की परेशानियाँ देखने में आ रही हैं। इन सभी विषयों को लेकर हम मिले हैं और जोशीमठ में कांग्रेस के नेताओं ने प्रवास किया, मैं भी वहाँ रात रहा
हमारे हरीश रावत जी, गणेश गोदियाल जी वहाँ रात भर रहे, वहाँ के विधायक जो राजेंद्र भंडारी जो वहीं कैंप कर रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री से कहा कि मंत्रियों की एक ग्रुप को वहाँ आपको भेजना चाहिए जो वहीं कैंप करें और लोगों के बीच में रह के उनके राहत कार्यों का जायजा लें, क्या दिक्कतें हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, उसका आकलन करके सरकार को सूचनाएं दें ताकि सही से काम हो सके। प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने अब अपनी कवायद तेज कर दी है। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि 18 गंभीर अपराधियों की समीक्षा अब पीएचक्यू स्तर से की जाएगी। बता दें कि पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस वीक में विस्तार से विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई थी, जिसमें प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों ने निर्देश भी दिए। ये शिकायतें नहीं है, गंभीर प्रवृत्ति के अपराध है, जैसे डकैती विद मर्डर, लूट विद मर्डर, मर्डर ऑफ मोर देन 2 persons, रेप विद मर्डर, सामूहिक बलात्कार, ऐसे 18 तरह किस्म के गंभीर अपराध है। शिकायत नहीं, अपराध है। तो उसका संबंध में मॉनिटरिंग मुख्यालय लेवल से भी होगा। देहरादून में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार की रोकथाम पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्र में नशा बेचने वालों समेत नशेड़ियों का डाटा तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नशा करने वालों की प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 बार काउंसलिंग करने और नशा बेचने वालों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं ड्रग्स के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए रायपुर पुलिस ने 4 लाख से अधिक कीमत की 1 किलो 500 ग्राम चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़े गए दोनों तस्कर उत्तरकाशी के बताए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे आईजी साहब, सभी लोगों का ये जोर है कि ड्रग्स से ज़्यादा पकड़ धकड़ हो। तो इसी क्रम में हमारी रायपुर पुलिस की टीम ने थानाध्यक्ष रायपुर और एसएसआई रायपुर के द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर कल 2 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें एक का नाम है सुरेश पवार, ये पिंड की हनुमान चट्टी बड़कोट का रहने वाला है, और दूसरा है विपिन सिंह, ये भी बड़कोट का ही रहने वाला है, हनुमान चट्टी का ही। ये दोनों व्यक्ति करीब 1.5 किलो चरस देहरादून लेके आ रहे थे और इन्हें जिस जगह देनी थी वो चरस, उसके बाद वो वहाँ से फिर जहाँ जाती वो तो अभी हम पूछताछ के दौरान उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, उन लोगों की जाँच कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में वित्त की मांग को लेकर ग्राम प्रधानों ने प्रदेश संगठन के आह्वान पर धरना दिया। इस मौके पर ग्राम प्रधान मनोज देवरानी ने कहा कि वित्त में कटौती के चलते गांव के विकास कार्य रुके हैं और प्रदेश संघ के आह्वान के बाद हम लोग खंड विकास अधिकारी कार्यालय गदरपुर में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। अगर सरकार मांगों को नहीं मानती है तो मजबूर होकर बड़े स्तर पर आंदोलन की उन्होंने चेतावनी दी। इस मौके पर बरीराई ग्राम सभा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मनोज सैनी ने कहा कि मनरेगा के मजदूरों की ऑनलाइन जियो टैगिंग की जा रही है, जो कि पूरी तरह गलत है। नेटवर्क और अन्य समस्याओं के चलते ऑनलाइन नहीं हो पाती है। मजबूरन हमें मनरेगा के कार्य रोकने पड़े हैं और कहा कि इस तरह की गैर जरूरी बाध्यता को समाप्त किया जाएगा। साथ ही 15 में वित्त के तहत ग्राम प्रधानों को पैसा दिया जाएगा, जिससे कि वे गांव के विकास कार्य कर सके। हमारा धरना सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसको लेकर धरना है। सारे प्रधान एकजुट हुए। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भास्कर संबल जी ने आह्वान किया था 9 तारीख और 10 तारीख में सांकेतिक धरना होगा। हमारा सरकार की जो गलत नीतियां उसके लेकर धरना है। बीते मार्च से लेकर अब तक कोई जो 15 वित्त की धनराशि आनी थी वो भी नहीं आई है। राज्य वित्त की जो धनराशि आनी थी उसमें माननीय हमारे जो प्रधानगण हैं उन्होंने पूर्व में कोई किसी ने नाली बनाई या कुछ भी कराया, उनकी पेमेंटें नहीं हो पाई हैं। जागरूक होने का और प्रदेश की जनता को भी पता चलेगा कि प्रधान संघ और प्रधान लोग जनता के लिए तो कार्य के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से, क्योंकि हमारे प्रदेश संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर जी के आह्वान पे हम कल भी बैठे थे और आज भी बैठे हैं।
और उनका 2 दिन का सांकेतिक धरने का आदेश था। उसके बाद हो सकता है कि हम देहरादून पे सरकार के खिलाफ धरने में बैठेंगे। विषय हमारे एक तो मनरेगा को लेकर है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सिग्नल प्रॉब्लम होती है और मनरेगा के कार्य होते हैं तो हाजिरी सिस्टम नहीं हो पाता है। खबर हरिद्वार से है, जहां 4 दिन पहले नगर निगम के अधिकारियों ने अवैध पार्किंग बंद कराई थी, लेकिन अभी भी अवैध पार्किंग धड़ल्ले से चल रही है। अवैध पार्किंग चलाने वालों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने अधिकारियों की कार्रवाई के बाद लगाया गया बोर्ड भी उखाड़ दिया है, जिसके बाद नगर निगम ने आरोपियों के खिलाफ कनखल थाने में केस दर्ज कराया। बता दें कि कनखल के सती घाट पर पिछले कई सालों से अवैध पार्किंग चल रही थी। तो 400 रुपये लेते हैं। इससे पहले भी आए आप कभी? हर रोज ही आते हैं हम तो। हर बार देने पड़ते हैं? तो आपको जानकारी नहीं होगी यहाँ पे पार्किंग बंद करा दी थी? नहीं, देखते नहीं पड़ते। कौन सी गाड़ी आपकी? नोवा। कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई थी कि कनखल में कुछ व्यक्ति द्वारा अवैध पार्किंग कराई जा रही है, तो उसी को तहत हम लोगों ने हमारे एक टीम का गठन किया गया, जिसमें नगर निगम और तहसील की टीम द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया और उसमें जांच की गई कि जमीन किसकी है। तो जो टीम की जो रिपोर्ट आई है उसमें वो जमीन जो है नगर निगम की प्रदर्शित हुई है, तो उसी के तहत हम लोगों ने उस पार्किंग को हटा के वहां पर बोर्ड लगाया था, नो पार्किंग बोर्ड। तो कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा उस बोर्ड को हटा दिया गया था, जिसके संबंध में हमारे द्वारा हमारी जो हमारा निर्माण विभाग है उसके द्वारा कनखल थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में बचाव पक्ष के अधिवक्ता के खिलाफ अंकिता के पिता और उसकी मां द्वारा की गई सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी और धमकी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कोटद्वार बार एसोसिएशन इसकी निंदा करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता को पुलिस प्रशासन से सुरक्षा देने की मांग की है। कि इस तरीके की अभद्र टिप्पणी यहाँ पर की जा रही है। इन लोगों को न तो न्याय व्यवस्था पर विश्वास है, न किसी कोर्ट पर विश्वास है। इन्होंने मेरे साथ साथ संबंधित न्यायालय पर भी अभद्र टिप्पणी की है, तो ये बड़ी अशोभनीय बात है। और अंकिता भंडारी के पिता के अलावा कल उसकी माता ने भी मेरे खिलाफ बड़ी अभद्र टिप्पणी की है। ये बड़ा सोचनीय प्रश्न है कि ये किन लोगों की शय पर इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है। ये बहुत ही निंदनीय है। अधिवक्ता कोई भी हो, किसी का मुकदमा लड़ सकता है। और जो ये थ्रेड दी है उसमें हम लोगों ने मीटिंग बुलाई, कोर्ट में स्ट्राइक दी और ये उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए बोला हुआ है। देखिए, वो हमारे बार एसोसिएशन के सदस्य हैं और अंकिता के मामले में उनके माता पिता को जो न्याय चाहिए, न्याय प्रणाली न्याय कर रही है। उन्हें इस तरह के सोशल मीडिया में बयान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो प्रोसिक्यूशन है, जो मैं उनका अधिवक्ता हूँ, उनके तरफ से अच्छी पैरवी कर रहे हैं। और फिलहाल हमारा उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।